नमस्ते, मैं श्वेता निखिल पाराशर आपका नाच संवाद में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो आज हमारे गेस्ट हैं उनको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे इंदौर को ही नहीं बल्कि हमारे मध्य प्रदेश को देश और विदेश में पहचान दिलाई है। ऐसे ही मैं वेलकम करूँगी इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 4 और डांस वर्ल्ड कप सीज़न 5 की विनर गुरु डॉक्टर रागिनी मक्खर मैम का। नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादयोग में। मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैम एक बहुत ही सरल, मृदुभाषी और मिलनसार स्वभाव के व्यक्तित्व रखते हैं, जिनके कारण आपको पूरे स्टूडेंट में एक माँ का स्वरूप देखा जाता है और इसी कारण आपको गुरु माँ से संबोधित किया जाता है। जी, तो आज वही संबोधन मैं आपके लिए लूँगी, क्योंकि मुझे भी आज वही एक अनुभूति हो रही है आपके साथ में। तो गुरु माँ, आप अपने ही शैली में आप अपना जीवन परिचय बताइए। देखिए, गुरु से गुरु माँ तक का सफ़र मेरे लिए बहुत बोलना चाहिए टफ और चैलेंजिंग था, क्योंकि जब आप किसी पदवी को धारण करते हैं तो उसकी बहुत सारी मर्यादा होती है, बहुत सारे संस्कार होते हैं, बहुत सारी सीमाएं होती है जिसे आपको पार नहीं करना होता है। तो गुरु से गुरु माँ बनना मेरे लिए ऐसा था जैसे अंगारों पे चलना। मतलब जब मैं किसी के लिए नियम बना रही तो सबसे पहले उन नियमों पे मुझे चल के देखना होता था। यदि मैं किसी को डिसिप्लिन में रख रही हूँ तो वो डिसिप्लिन मुझे खुद मेंटेन करना होता था। तो उसके लिए मुझे समाज से दूर जाना पड़ा, परिवार से थोड़ा दूर जाना पड़ा, सोशल जहाँ पे भी गैदरिंग हो रहा है, जहाँ पे सोशल वर्क हो रहा है, वहाँ से मैं थोड़ा सा दूर हटके और कला और संस्कृति के लिए समर्पित रही और समर्पित हूँ। ऐसा मैंने अपने जीवन में ऐसा संकल्प लिया और फिर बाद में मैंने संस्कृति धरोहर की सेवा को संकल्प लेते हुए और इस राह पे आगे बढ़ने लगी। और जब बच्चों को प्यार करने लगी तो मुझे लगता है कि एक माँ जो जन्म देती है और एक माँ संस्कार देती है, तो एक बात तो ये है कि एक माँ जन्म देती है और एक संस्कार देके एक कला का विस्तार करती है, ज्ञान का विस्तार देती है। माँ दोनों ही हैं, लेकिन दोनों की जो बोलना चाहिए कार्य भूमिका है, कार्य का मतलब कार्य पद्धति थोड़ी अलग है, लेकिन दोनों का बड़ा महत्व है। तो उसके बाद जब मैं बच्चों का काम करवाने लगी तो बच्चे मुझे संबोधन माँ का देने लगे, तो मुझे बहुत बोलना चाहिए गौरवान्वित में अनुभव करने लगी और भगवान को थैंक्स बोलने लगी। भगवान जो पदवी बच्चे दे रहे हैं तो उस पर खरा उतरने की सिर्फ हिम्मत दे देना, और भगवान के आशीर्वाद से आज मैं कर पाती हूँ वो चीज़ें। तो मैम, आप बताइए कथक का अर्थ क्या है, मतलब कि हम इसे कितने प्रकार में विभाजित करते हैं? देखिए, कथक का प्रकार तो क्या बताऊँ, सभी लोगों को मालूम है कि 3 घराने हैं ऐसा वैसा, लेकिन वो सब बोलना चाहिए हमारे शास्त्रों के अनुसार सत्य है, सनातन है, उसको कोई झुटला भी नहीं सकता और बता भी नहीं सकता और उसको सिर्फ महसूस किया जाता है। लेकिन जहाँ कथक का मैं कहूँगी कि कथक के लिए, कथक या किसी भी नृत्य के लिए समर्पित होकर अगर आप काम करते हैं तो आप आर्टिस्ट बन पाते हैं। तो कोई भी कला सीखने के लिए पहले समर्पण चाहिए, फिर आपको फोकस चाहिए और फिर बहुत ज़्यादा बिलीव चाहिए आपको किसी भी चीज़ के लिए करने के लिए। तो ये तीनों जो चीज़ें होती है तो मुझे लगता है कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो कथक का जहाँ तक मैं बताऊँ कि ऐसे तो नॉर्मल सभी लोग कहते हैं कि कथक कहे सो मतलब कथा कहे सो कथक कहलावे, लेकिन वो परंपरा तो शास्त्र के अनुसार है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं अधिक है कि जिस परंपरा के लिए आप जा रहे हैं उस परंपरा के लिए कटिबद्ध होके, समर्पित होके और एकाग्रचित होके आगे बढ़ें और एक अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। यही कथक मैं मानती हूँ। तो इसी तरह हम इसे भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ सकते हैं। हाँ, 100%। देखिए, कोई भी नृत्य ले लीजिए, वो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म से जुड़ा ही है। विदाउट धर्म से जुड़े शायद हम उस चीज़ को जान भी नहीं पाएंगे। जैसे अभी हमारे अगर देखे जाए तो हमारे कथक शास्त्र में हस्त मुद्राएं दे रखी, तो देव हस्त मुद्राएं दे रखी है। फिर हमारे अगर भगवान इसके प्रवर्तक देखें तो भगवान शिव हैं, तो शिव कथा के बारे में पूरा महत्व दिया हुआ है, पूरी उनकी पौराणिक कथाएं दी हुई है, जैसे गंगा अवतरण दिया हुआ है, भस्मासुर मोहिनी दिया हुआ है। फिर भगवान कृष्ण को जोड़े तो सारा कृष्ण और शिव का ही तत्व हमारे कथक में मेंटेन किया जाता है। तो अगर धर्म से हम विमुख रहेंगे और संस्कृति से दूर रहेंगे तो शायद हम कथक को जान ही नहीं पाएंगे। तो जैसे अभी मैं कोई भी चीज़ करती हूँ, कोई भी चीज़ जानती हूँ, तो सबसे पहले मैं शास्त्र को पढ़ती हूँ। और चूँकि बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे शास्त्र पढ़ना सिखाया,
इसलिए शास्त्र के द्वारा मैं कथक को बहुत अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि धर्म, संस्कृति और शास्त्र और कथक सभी एक दूसरे के पूरक हैं। जी जी, बहुत अच्छा, क्योंकि इसके साथ आज का जो हमारा यूथ है वो भी भारतीय संस्कृति और शास्त्रों से जुड़ जाएगा। जी, तो मैम आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप अपनी जर्नी को कितने पार्ट्स में विभाजित करती हैं आज के दौर में? आज के दौर में यदि मैं देखा जाऊँ तो सबसे पहले मेरे माता पिता को मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि उनके प्रयासों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मेरी माँ ने बहुत छोटी सी उम्र में मुझे गुरुकुल में डाला और वहाँ पे मुझे शिक्षा का, इसका नृत्य शिक्षा का संस्कार मिला। उसके बाद सितारा देवी के पास मैंने जाके अपनी शिक्षा को मतलब तालीम को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे फिर बाद में समय बदलता गया, गुरु और शिक्षा दोनों का स्वरूप बदलता गया मेरे लिए। और फिर पता नहीं कब चला ऐसा कि कब नृत्य मेरी सांसों में समाने लगा, मेरे दिल में धड़कने लगा और फिर लगा कि इसके बिना शायद ज़िंदगी संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार मेरी जर्नी बोलना चाहिए बहुत टफ रही है और बहुत संस्कारित वे में मैंने इस शिक्षा को सीखा है और मैंने गुरु शिष्य परंपरा में पल्लवित होते हुए इस कला को देखा और उसी के द्वारा मैंने इसे सीखा है। मुझे लगता है कि कथक सीखने के लिए सबसे पहले जो मेरे गुरु लोग बताते हैं, डेडिकेशन, डिवोशन, पंक्चुअलिटी, रियलाइजेशन, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक मेरे जो बोलना चाहिए मेरे बेटे बोल सकते हैं या मेरे अच्छे शिष्य बोल सकते हैं, वो कहते हैं कि माँ ये सारी चीज़ें तभी काम करेगी जब आप ऑनेस्ट हो। तो ये उनका मैं एक सेंटेंस भी लेती हूँ कि वो ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी तब तो शायद ये पांचों चीज़ें काम नहीं कर पाएगी। तो ऑनेस्टी होना भी बहुत ज़रूरी है और शायद ये सारी चीज़ें मुझे अपने माता पिता से मिली, क्योंकि माता पिता ने जो मुझे गुरु के लिए जो संस्कार दिया है, शिक्षा के लिए संस्कार दिया है और जो ईमानदारी मुझे मेरे माता पिता ने सिखाई है, तो मैं उनकी मतलब कैसे तो सभी मतलब ऋण चुका नहीं सकते। माता पिता गुरु का ऋण जिंदगी में कभी नहीं चुका सकते। तो बस वही संस्कार जो मिला उसी को एक छोटी सी मैंने कोशिश की है। लेकिन मैं शुरू से श्वेता हमेशा से प्रतिबद्ध रही हूँ कि मैं जो भी काम करूँगी ईमानदारी से करूँगी और शायद यही मेरा वो है कि मैं हर चीज़ अच्छी तरह से कोशिश कर लेती हूँ अच्छे निभाने की, क्योंकि इंसान सिर्फ कोशिश ही करता है, कोशिश ही कामयाब होती है। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं कर रही हूँ, नहीं, मैं कोशिश करती हूँ हमेशा। तो एक कलाकार के जीवन में माता पिता की बहुत अहम भूमिका बहुत जरूरी है। अहम भूमिका में माता पिता और आपके गुरु का मैं ऐसा मुझे कहते हैं कि मतलब मुझे शुरू से सिखाया गया है कि गुरु के लिए आपकी सोच में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर गुरु और माता पिता से अच्छा हितैषी, उनसे अच्छा कोई दोस्त, उनसे अच्छा कोई शुभचिंतक आपकी लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मुझे जो भी गुरु परंपरा में जो गुरु लोग मिले हैं उन लोगों ने अपना जीवन मुझे समर्पित करके जो मुझे कला प्रदान की है। तो मेरी जन्म जन्मांतर जितने भी मेरे जन्म यदि होते हैं तो मेरी पूरी लाइफ उनके लिए ऋणी है और मैं धन्यवाद के शब्द तो मेरे पास है ही नहीं। मतलब मेरे पास शब्दों की जो व्याख्या वो गौण हो जाती है। आपके जैसा शिष्य, आपके जैसी पुत्री भी होना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सो मैम आज के युग में जैसे कि हर व्यक्ति कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अलग अलग गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहता है, तो आपने कथक को एक कैरियर के रूप में कैसे देखा? देखिए सही में बताऊँ तो आज जैसे बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हुए कहते हैं कि मैडम हमें से डांस करवाना है और लेकिन अभी तो ये नर्सिंग का काम कर रही है और अभी तो ये इंजीनियरिंग कर रही है, लेकिन इसको डांस करना है, ये डांस को अपना करियर बनाना चाहती है। तो मैं आपसे एक बात सरल से पूछना चाहूँगी, यदि आपको राजवाड़ा जाना होगा तो क्या आप देवास जाएंगे? नहीं, बिल्कुल राजवाड़ा जाएंगे। तो जहाँ जाना है वहाँ का रास्ता आपको लेना पड़ेगा। तो जब ये भ्रम का जो आंदोलन चलता है लाइफ में ना, उसकी वजह से हम किसी भी स्थान पर गंतव्य पे पहुँच नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जहाँ जाना है वहाँ का आप लक्ष्य साध के रखिए। अभी आपको जैसे महाभारत आपने देखी होगी, तो मैं शास्त्रों में धर्म की बात कर रही हूँ, शास्त्र की बात कर रही हूँ। जैसे अर्जुन से पूछा कि अर्जुन आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बोला मुझे एक आग दिख रही है, लक्ष्य दिख रहा है। तो आपको लक्ष्य होना चाहिए। आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि मुझे तो डांसर बनना है, लेकिन वो करेंगे दूसरा काम। तो मुझे बताइए कि क्या इंजीनियर अगर बनना है तो क्या डांस करके इंजीनियरिंग कर सकते हो? डॉक्टर के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे डांसर्स के लिए डांसर की पढ़ाई करना पड़ती है, कथक की पढ़ाई करना पड़ेगी। आपको कथक आर्टिस्ट बनना है तो कथक की
पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। यहाँ इसमें भी अगर एजुकेशन कर लें तो PhD और D.Litt तक की उपाधि कथक में मिलती है। और जैसे आपकी दूसरी एजुकेशन प्रोसेस है, वैसे सेम एजुकेशन प्रोसेस हमारी कथक का भी है। जी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, मतलब आपकी विज़न और मिशन दोनों फिक्स होना चाहिए, जो जनरली बच्चों की नहीं होती है। तो इसी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, फिर दोष देते हैं कि हम तो नहीं बन पाए। तो मुझे लगता है कि आपका लक्ष्य निर्धारित होगा तो क्यों नहीं चीज़ मिलेगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है श्वेता, मतलब वेरी सॉरी टू से लाइक दैट, कि डॉक्टर बनने के लिए हम 8 साल देंगे, इंजीनियर बनने के लिए 7 साल देंगे, CA बनने के लिए हम 12 साल देंगे, 6 साल देंगे, जितने भी साल लगते हैं, लेकिन डांसर बनने के लिए हम 5 साल भी नहीं देंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे मालूम क्या आती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं 3-4 साल के, 2.5 साल के, तब पेरेंट्स मुझे मेरे पास दे देते हैं। तब पेरेंट्स की अपेक्षा रहती कि हमारा बच्चा तो अभी तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो मुझे बताइए कि क्या 18 साल का होने से पहले आप कुछ करते थे या हम कुछ करते थे? बिल्कुल। एक एज कंप्लीट होने के बाद ही हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एज बार बहुत ज़रूरी है, ये आपको भी समझना पड़ेगा, हम भी समझते हैं, और सबको समझना और जानना पड़ेगा कि एजुकेशन अपने एज के प्रोसेस से होता है। बच्चे की मतलब काबिलियत है कि उसने 2-2.5 साल की एज से शुरू किया, 15 साल में वो परफेक्ट हो गया, लेकिन उस छोटा है वो, उसको एक एज का आंदोलन पूरा करना ही पड़ेगा, एक एज के साथ उसको ग्रो करना ही पड़ेगा। एज के साथ उसकी उपलब्धि, उसकी प्रसिद्धि ही निर्धारित होगी। एज के साथ एक्सपीरियंस अपने आप गेन होता जाता है। ऐसे कहते हैं ना, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को मिला नहीं। तो सेम विथ मी, मैंने भी पहले BA किया, फिर MA किया, फिर PhD किया। तो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित रखा 100% मुझे तो वहाँ तक जाना ही है। हाँ, तो मैं उसको कैसे भी करके रहूँगी। जी बिल्कुल जी। सो जैसा कि अभी आपने बताया कि गुरु की एक अहम भूमिका रहती है कलाकार में, तो गुरु शिष्य परंपराएं जो चलती हैं, तो उनको एक शिष्य अपने जीवन में कैसे निर्वाह कर सकता है, उनके लिए क्या क्या हमें लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा? देखिए, किसी भी स्टूडेंट को इस रास्ते पे जाने के लिए सबसे पहले तो उसे ईमानदार होना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको कटु विश्वास रखना है। कटु सत्य जैसे होता है ना, ऐसे कटु विश्वास रखना हो। मतलब किसी भी हालत में आपकी सोच में भी आपके गुरु के लिए परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है ना कि जैसे बच्चे छोड़ जाते हैं तो अपनी उनकी सोच डिफरेंट हो जाती है, उनकी मतलब इतना सारा किया हुआ उनके एकदम से ख़त्म हो जाता। तो यही आपका जो गुण है, यही आपकी मतलब अवनति का कारण बनता है। तो मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, मतलब कथक में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का गुरु यदि आपको पहला अक्षर नहीं पढ़ाता तो आप दूसरी में नहीं जा पाते, दूसरी नहीं पढ़ाता तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। अगर पहली से लेकर 10वीं तक गुरु अगर आपको मिले हैं तो उनका गुरु का, हर गुरु का कंट्रीब्यूशन करके आपकी एक लाइफ बनी है। ऐसे सभी लोगों के साथ होता है। जब गुरु अपना एक, मैं आपको सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि टीचर बनना बहुत बड़ी महान जिम्मेदारी होती है। मतलब मुझे लगता है कि इसके लिए बड़ा सौभाग्य लगता है कि आपको टीचर बनना है। टीचर मतलब कि आपको दूसरे का जीवन का मार्ग का प्रदर्शन करना, मत पथ प्रदर्शन करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी मतलब बोलना चाहिए अपॉर्चुनिटी होती है, ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद होता है वो। और सबसे टफ पोस्ट होती है टीचर की, कि उसे अपने हर चीज़ को नाप तोलते हुए अपने स्टूडेंट को एक शिखर पे लेके जाना होता है। उसके लिए उसको कई बार अवसाद में जाना होता है, कई बार उसे बुराइयों का सामना करना पड़ता है, और कई बार उसको मतलब दूसरों की अननेसेसरी बोलना चाहिए बुराई भी सहन करनी पड़ती है। तो टीचर का पद इतना आसान नहीं है। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि टीचर बन के लाइफ गुजारना और उसके महत्व को समझना, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर आर्टिस्ट बनना है तो सबसे पहले उनके महत्व को समझिए कि अगर लाइफ में, जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, मैंने उनको 12-13 साल दिए। किसी के लाइफ के अपन 13 घंटे भी ले लेते हैं तो हम जिंदगी भर उसे याद रख सकते हैं। तो किसी ने आपको 13 से 14 घंटे साल दिए हैं, तो आप 13-14 महीने में उसको कैसे भूल सकते हैं? तो मुझे थोड़ा बहुत कभी कभी लगता है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मेरे को लाइफ में ऐसे आते हैं, तो उसकी मुझे परवाह तो नहीं है, पर सोचती हूँ कि भारत का भविष्य इस तरह का होगा तो आगे ये अपनी इमारत कैसे खड़ी करेंगे। तो अगर फाउंडेशन अच्छा होगा तो इमारत बहुत सुंदर खड़ी होती है। तो यहाँ फाउंडेशन ही बच्चों का हिल जाता है। और इसमें सबसे बड़ा मतलब बोलना चाहिए कि
माता पिता को तो दोष नहीं दूंगी, क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं समझाते अपने बच्चों को, लेकिन आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, आसपास की जो दोस्ती का जो संसर्ग है, वही सारी चीज़ें बिगाड़ देता है। तो मुझे लगता है जिसको आगे बढ़ना है अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, और दोस्ती करना है तो अपने काम से करें, अपने माता पिता से करें, उन्हें बताएं। मुझे लगता है कि कोई भी दोस्त आप बनाएंगे, मुझे किसी का भी, मैं आप सभी लोगों से पूछती हूँ कि कौन से दोस्त हैं जो अभी हमारे साथ में हैं। किसी का कोई दोस्त आखिरी तक साथ में नहीं रहता है। साथ में रहती है आपकी हुनर, साथ में रहते हैं आपकी काबिलियत, साथ में रहते हैं आपके माता पिता जिनको आपसे कंसर्न है। तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को पहचानें, अपने लक्ष्य को पहचानें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसी प्रकार आगे बढ़ें जैसे कि आपके माता पिता चाहते हैं, जैसे कि आपके गुरु चाहते हैं। मैम, जैसे कहा जाता है कि हर चीज़ की एक एज होती है, तो कथक कलाकार को एक गढ़ने के लिए उसकी क्या एज होनी चाहिए और हमें कितना उसमें पेशेंस लेवल रखना चाहिए? देखिए, कलाकार के लिए, कथक के लिए तो मैं कोई उम्र को नहीं मानती हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे नीचे मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, जैसे वीना श्रीवास्तव है मैडम है, काफ़ी एज है उनकी, 50 क्रॉस है आई थिंक सो, लेकिन वो बहुत अच्छा कथक कर रही, 3 साल से हमारे यहाँ कथक करने आती है। तो देर इज़ नो एज फॉर दैट, लेकिन बस इसके लिए समर्पण लगता है। समर्पण बहुत ज़रूरी है, और मेहनत, लगन और अखंड विश्वास, अटूट विश्वास आपको इसके लिए चाहिए कि हाँ मैं सीख जाऊंगी। एक्चुअली में क्या होता है ना, कभी कभी जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके डॉक्टर की दवाई से पहले उसका से बोल, हाँ उसका विश्वास और उसका बोल हमें तरोताज़ा कर जाता है। तो बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि वो आके खड़े हो जाते हैं, दवाई ना भी दें तभी मरीज ठीक हो जाती है, क्योंकि उनकी इन्फ्लुएंस इतनी सुंदर होती है, उनका मतलब पेशेंट को बताने का तरीका, उनको हिम्मत देने का तरीका इतना अच्छा हो जाता है कि वैसे पेशेंट की वजह से सेम विद कथक आर्टिस्ट के पहले अपने आप को मजबूत करें। जैसे कि हम अपने आजकल यूथ को देख रहे हैं, तो वो यूथ में ना तो वो पेशेंस लेवल रह गया है, ना वो स्ट्रगल लेवल रह गया है कि उसे थोड़ा स्ट्रगल करके उसको लगता है कि हमें जो भी चाहिए हमें मिल जाना चाहिए। तो उसमें कितना मतलब स्ट्रगल इतना किया ही नहीं है, उसे सारी चीज़ चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब एक लक्ष्य को दूर तक ले जाने के लिए उसमें कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहले समर्पण बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है जी, और ना ही इसमें कोई रिजर्वेशन है, हमारा कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं होता है। आर्टिस्ट जो राज करेगा, मतलब रियाज करेगा सो राज करेगा, ऐसा कहते हैं पुराने हमारे गुरुजनों ने कहा है, हम उसे मानते हैं और उसी को फॉलो करते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। तो बस यही है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए। और बहुत सारे मतलब आएंगे, आपको अवरोध आएंगे, लेकिन मुझे लगता है सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आपको सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। और जो भी आप जीवन में करना चाहें उससे पहले निर्धारित कीजिए कि मुझे यही करना है। जनरली क्या होता है कि फ्रेंकली आपको बताऊं तो जैसे अगर मुझे करना है डांसर बनना है, मुझे कथक आर्टिस्ट बनना है, लेकिन मैं पढ़ाई कर रही हूँ इंजीनियर की, तो मैं कैसे कथक आर्टिस्ट बनूंगी? क्योंकि इसका भी शास्त्र है, इसकी भी जानकारी है, इसका भी सब कुछ है। जैसे एजुकेशन दूसरे का वैसे इसका भी है। तो सबसे पहले तो हमें माइंड से फोकस होना पड़ेगा कि हमें क्या करना है लाइफ में। आजकल के युवा को यही नहीं पता लगता है कि क्या करना है। और दूसरी बात, कोई भी फील्ड में आप जाएंगे, कोई भी फील्ड में इजी कुछ नहीं मिलता है, सब दूर मेहनत लगती है। तो जिस और भी आप जाएं, जिस और भी आप बढ़ें, तो उस और आपको मेहनत करेगी, ये मान के चलिए। और दूसरी बात, वहाँ कोई शॉर्टकट नहीं होगा, वहाँ पूरी मेहनत से आपको काम करना पड़ेगा। और पेशेंस का लेवल ये है कि आजकल के बच्चों में ना श्वेता, अभाव नहीं देखा उन्होंने। जी बिल्कुल। तो अभाव नहीं देखा तो आपको भाव कैसे मालूम पड़ेगा? जिसने भूख काटी ना हो तो उसके भूख का एहसास होगा कैसे? बिल्कुल। जो धूप में चलाई ना हो उसे धूप का एहसास कैसे होगा? जो बरसात में भीगी ना हो, जिसे ठंड लगी ना हो, तो उसे ठंड का एहसास कैसे होगा? ठंड कैसे लगती है? बिल्कुल। जिसने दुख ही नहीं देखा होगा तो उसे दुख का एहसास कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जैसे जनरली मेरी माँ बताया करती थी मुझे कि एक बार श्री हरि और भगवान नारायण के साथ में, मतलब नारद मुनि के साथ में जा रहे थे वो, और उनसे पूछा कि भगवान, ये गाय अपने बच्चे को चाट के इतना मतलब प्यार कर करके इसने खून निकाल दिया है। तो बोले, हाँ मुनि, ये क्या बोलते हैं, कलयुग का उदाहरण है बहुत बड़े। बोले, कैसे आप कह सकते हैं श्री हरि कि कलयुग का उदाहरण? तो बोले, आने वाले समय में कलयुग में ऐसा होगा
बच्चे अपने मतलब माँ बाप को कभी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, दूसरी बात माँ बाप भी अपने बच्चों को इतना प्यार करके उन्हें इतना कंफर्ट जोन में दे देंगे कि उन्हें अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब उन्हें इतना कंफर्ट जोन देके उन्हें ख़त्म कर देंगे, ओवर उनको पैम्परिंग। हाँ ओवर पैम्परिंग कर लेंगे जी उन्हें। जी जी। तो बोले ये कलयुग का दर्शन है, बोले आप ये दर्शन कीजिए कलयुग का। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि माता पिता को भी, जैसे मैं अपने बच्चों की बहुत स्ट्रिक्ट मदर हूँ, जी तो मैं उनसे यही बोलती कि या तो तुम मुझे माँ कह लो या मुझे गुरु कह लो। यदि मुझे गुरु कहोगे तो मैं तुम्हें शिक्षा दे सकती हूँ, माँ कहोगे तो मैं तुम्हें सिर्फ ममता दे सकती हूँ। तो मेरे बच्चों ने बोला कि नहीं, हम आपको माँ कहते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे गुरु हैं। जी। इसी विचार के साथ मतलब आप अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा 100% इंसान बना सकते हैं। जी। बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन जहाँ पैम्पर हो जाते हैं ना बच्चे, और बहुत ज़्यादा हम उनको कंफर्ट जोन दे देते हैं। और एक बार आप सभी को बताना चाहूँगी, कंफर्ट जोन में आप अपने आप को कमज़ोर कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए कंफर्ट जोन मत देखिए, आप हमेशा टफ रास्ता चुनिए और टफ जाने की कोशिश कीजिए, टफ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ श्वेता आसानी से नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि क्यों हमें भला उस सरल वे में जाना चाहिए, और हमें सोचना भी चाहिए कि उस सरल वे में से जाके अपने आप को जिन लोगों ने भी मकाम पाया है, अथक मेहनत से पाया है, अथक परिश्रम से पाया, कोई भी इजीली किसी को कुछ मिला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा कि एक अच्छे इंसान के पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। 100% दैट इज ट्रू। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया, तो उसी में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे अलग अलग रोल्स में आप कैसे निभाते हैं? मतलब आप मतलब साधना भी करते हैं, मातृत्व का जीवन है, आप गुरु का जीवन है, तो इतने डिफरेंट रोल को आप कैसे एक साथ बैलेंस करते हैं? श्वेता, सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरा जो भी रोल है, जैसे एक माँ का, एक गुरु का, एक पुत्री का, तो सबसे पहले मैंने शुरू में मैंने आपको बताया था, शायद पहले भी मैं मेरे इंटरव्यू में बोल चुकी कि मैंने मैनेजमेंट किया, क्योंकि मैं मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि जहाँ मुझे एज ए मदर खड़े होना, मैं माँ एज ए मदर खड़ी होती हूँ, जहाँ मुझे गुरु खड़े होना होता है मैं एज ए गुरु खड़ी होती हूँ, जहाँ मुझे एज ए डॉटर खड़ा होना होता है मैं एज ए डॉटर खड़ी होती हूँ। मतलब मैंने जो अपनी भूमिका को बांट के रखा हुआ कि जहाँ जिस समय आपको देना है आप अपना 100% दीजिए। अगर बीइंग ए डॉटर मैं अपने माँ बाप की सेवा ना कर पाऊँ, अपने माता पिता की सेवा ना कर पाऊँ, तो शायद मेरी पुत्री होने का कोई लाभ ही नहीं है। और जहाँ गुरु होने का है, जहाँ मैं अपने बच्चों को सही ढंग से मार्गदर्शित ना कर पाऊँ, तो मतलब मुझे गुरु कहलाने का सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए। और जहाँ तक अगर माँ का बोलूँ, तो एक माँ बहुत जैसा कि मैंने श्री हरि जी का आपको अभी उदाहरण दिया, तो मुझे लगता है कि एक माँ वही है जो अपने बच्चों को सख्ती से पाठ पढ़ाए जीवन का, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिल सकती जी। तो अपने बच्चों को आप वही स्ट्रिक्ट पाठ पढ़ाएं कि यही जीवन है, इसको ऐसे ही चलना है। कभी भी उनको कंफर्ट जोन में ना रखें। कंफर्ट जोन में आप अपने आप को भी अनकंफर्टेबल कर लेंगे, बच्चा भी अपने आप को असहज महसूस करेगा और कभी भी वो मेहनत को जान ही नहीं पाएगा। मेहनत का चैप्टर उसके मतलब लाइफ में कभी खुलेगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो भूमिकाएं हैं, अभी सब लोगों पेरेंट्स से मेरी यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आपकी भूमिका को डिवाइड कीजिए। बीइंग ए मदर, बीइंग ए डॉटर, बीइंग ए वाइफ, हर जगह आप अपना 100% यदि देते जाएंगे तो मुझे लगता है आपकी सारी भूमिका सारे अच्छी तरह से आप अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो पहले जैसे आप डॉक्टर रानी मक्कर के नाम से जाने जाते थे, अब गुरु माँ, तो इन दोनों में आपकी क्या मतलब क्या अंतर, क्या चुनौतियाँ और क्या क्या त्याग रहे हैं आपके इन दोनों सफ़र को तय करने के बीच में? देखिए, सफ़र में त्याग तो दोनों में है। रागिनी मकर जब मैं बनी तो उसमें भी बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि इतने साल बाहर रह के शिक्षा प्राप्त करना और सर्विस करना, लेकिन मैंने सबसे बड़ी बात की कि मैं ईमानदार रही। मैं हर जगह पे मैंने ऑनेस्टी मेंटेन की है और मैंने हर रिश्ते के साथ में, हर जगह अपने बच्चों के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने गुरु के साथ में, अपने जितने भी रिलेशनशिप थे उसके साथ में मैंने बहुत ऑनेस्टी से इस चीज़ को देखा है और इस चीज़ को जानने की कोशिश की है। तो शायद धीरे धीरे मेरा जो मकाम है एक माँ तक आया, और जो माँ जब मैं बनी तो मुझे लगा कि मेरे लिए भगवान ने बहुत बड़ी नियामत दी है, भगवान ईश्वर ने, और मुझे वो जो सौभाग्य मिला है उसको मुझे ईमानदारी से निभाना है। बस ये जो ईमानदारी थी ना श्वेता, इसी ने मुझे आगे के मार्ग को प्रशस्त करने की हिम्मत दी और आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से आज मैं कुछ कर पाऊँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो जैसे आज हमारे यहाँ पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न डांस हमारे यूथ पे बहुत हावी हो गया है, जी। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि मैं कथक के लिए पूरा जीवन समर्पण करूं? कैसे आप ये साहस जुटा पाए कि उस वेस्टर्न कल्चर हावी होने के बावजूद भी आपने कथक को एक हमारे पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग पहचान दिलाई है, तो इसमें आपने ये विचार, ये साहस आप कैसे ला पाए?